नमस्कार, सात रंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और वहां की एक अहम समस्या पर बात करेंगे। अक्सर वहां की घटनाएं सबके सामने आती हैं कि नक्सलियों ने, माओवादियों ने कई लोगों की हत्या कर दी, कहीं कुछ बड़ी वारदात हो गई। इस तरह की खबरें लगातार वहाँ आ रही हैं और लंबे समय से छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित माना जाता रहा है और उसको लेके बहुत सारी कोशिशें केंद्र की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी होती रही हैं। नक्सल समस्या जो है अभी फिलहाल किस स्थिति में है और ये किस तरह चुनावों को प्रभावित कर सकती है, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजनांदगांव से वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुदीप ठाकुर। सुदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुदीप जी, आपने लंबे समय तक वहाँ काम किया है और देखा है जमीनी हकीकत वहाँ की। कई बार आप नक्सलियों के इलाकों में भी जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। फिलहाल आज का जो दौर है उसमें नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ को किस तरह से प्रभावित करती है और आज जो आने वाले चुनाव हैं या पिछले जो चुनाव रहे हैं उस दौरान जो नक्सल हैं वो कैसे चुनावों को प्रभावित करते रहे हैं? ये कहना सही नहीं होगा कि ये समस्या अभी कितने या किस रूप में ये खत्म हो गई। ये स्थिति बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी ताकत कमजोर हुई है, उनके इलाके सिमटते जा रहे हैं और एक जो भरोसा जो उनका था वो टूट रहा है उन जगहों पर जहां वो रह करके काम करते रहे। छत्तीसगढ़ की यदि बात करते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ में अभी और वैसे पूरे देश के स्तर पर भी हम बात करें तो माओवादी या नक्सली उनका जो क्षेत्र है वो सिमट करके काफी सिमट चुका है। 80 या 90 के दशक में या 2000 के जब ये सदी शुरू हुई थी उसके पहले दशक तक जो स्थिति थी या बल्कि 1.5 दशक तक जो स्थिति थी उससे आज यदि हम तुलना करते हैं तो उनकी ताकत बहुत कमजोर हुई है। छत्तीसगढ़ की बात है तो चूंकि चुनाव का आपने जिक्र किया और चुनाव के समय हम बात भी कर रहे हैं, तो 90 विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है और जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो मोटे तौर पर तो 18 विधानसभा क्षेत्र हम बोल सकते हैं, लेकिन एक जो सही मायने में वो 5 से 7 विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां उनका कुछ असर है या वो वहां कुछ चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं या होंगे अभी। लेकिन वो कितना करेंगे ये एक अलग तरह है और उसमें बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी ताकत लगातार कमजोर हुई है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये समझना कि इनकी ताकत को हम किस तरह आंकना चाहते हैं, क्योंकि होता यह है कि जहां ये चीजें चलने लगती हैं, ये माना जाता है चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या और तमाम एजेंसियां हो या मीडिया हो ब्रॉड, उसमें जब हम ये कहते हैं कि वो बहुत कमजोर हो गए और बहुत अब तो वो खत्म है या उनका सफाया हो रहा है, इसी बीच कोई एक ऐसी वारदात हो जाती है जिससे ऐसा लगने लगता है कि इनकी ताकत फिर से बढ़ गई। तो ये एक सतर्कता के साथ देखने की स्थिति है और खास तौर पर चुनाव के समय मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने बस्तर में भी काम किया है और 1998 का चुनाव उसको मैंने बहुत करीब से देखा था। उस समय एक बड़ी घटना हुई थी बासागुड़ा में, जहां 18 सिक्योरिटी फोर्सेस को ठीक चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक लैंड माइन ब्लास्ट करके उड़ाया था, तो उससे वो 18 जवान शहीद हो गए थे। तो ये एक मैसेजिंग थी कि हम चुनाव को डिरेल कर सकते हैं। लेकिन चुनाव नक्सलियों के इस आतंक के बावजूद, उनकी हिंसा के बावजूद बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत हुई और इसमें उन आदिवासियों का की एक बड़ी भूमिका है जो तमाम बाधाओं के बाद, धमकियों के बावजूद वो वोट करने जाते हैं। आप देखेंगे कि जब पिछले बार भी हमने देखा था कि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसी खबरें आती हैं कि रिमोट सुकमा, बस्तर, बीजापुर या जो नक्सलिया राजनांदगांव अभी जहां मैं हूं इसके बानपुर या औंधी वाला जो इलाका है वहां लोग वोट डालने के लिए जाते हैं।
तो ये एक अभी ऑब्जर्व करने की चीजें हैं। और ये पक्की बात है कि इनकी इनकी ताकत कम हुई है, इनका क्षेत्र कम हुआ है, लेकिन ये मतलब लापरवाही नहीं की जा सकती कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि किसी भी समय, चुनाव के समय में वो उनका एक मैसेज देने का तरीका होता है। हाँ, लेकिन आपने 1998 का जिक्र किया अभी। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य भी बन गया। सरकारें कई आई, भाजपा की भी रही और कांग्रेस की भी। इन तमाम सरकारों के दौरान नक्सलियों के साथ बातचीत या संवाद की स्थिति कई बार बनी, कई बार सख्ती भी बरती गई। तो क्या इन तमाम कदमों का जो असर है इन 25 सालों में, वो तो दिखाई कि आप, जैसा आपने बताया कि कमजोर पड़े हैं नक्सली, लेकिन ये खत्म नहीं हुए हैं, जबकि दावा कई बार ये भी किया जाता रहा है कि अब नक्सल लगभग लगभग खत्म हो गए हैं। नहीं, इसकी क्या? इसमें हाँ, आपने जो कहा कि खत्म हो गए, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सल ऑपरेशन, मतलब नक्सल विरोधी जो ऑपरेशन है, उसमें आज मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार ये दोनों एक पेज पर हैं। ऐसा यूपीए की सरकार के समय भी हुआ था, जब यहां रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और अभी जब यहाँ पे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो इस मामले में एक कोऑर्डिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग रही है, और ये अंडरस्टैंडिंग अभी ज्यादा है। ये मतलब थोड़ा अजीब लग सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की जो स्थिति है, अभी हाल ही में जन अमित शाह ने भूपेश बघेल के खिलाफ यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र जारी किया था, उन्हीं के बारे में ये भी खबरें हैं। और मैं तो आधिकारिक तौर पर यह भी कह सकता हूं कि यहाँ जो चीफ मिनिस्टर के जो मीडिया एडवाइजर हैं रुचिर गर्ग, जो खुद बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं और नक्सल इश्यूज पर बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत बारीकी से उन्होंने काम किया था, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि इस मामले में तो ये है कि एक तरह से घोषित अघोषित निर्देश ही है कि नक्सली हिंसा के मामले में कोई समझौता दोनों सरकारें मतलब उस स्थिति में नहीं है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं। तो ये स्थिति बहुत मतलब ये इससे एक मैसेज दूसरे ढंग का जाता है। राजनीति अपनी तरफ अलग है, तो इसमें एक बात ये समझ में आती है। अब जो है 25 साल की बात आपने की, तो मुझे भी बड़ा हैरत हो रहा था, क्योंकि जब मैं ये राज्य बना तो व्यक्तिगत यदि मैं बात करूं तो मैं पत्रकारिता या अपने रोजगार या नौकरी के सिलसिले में मैं छत्तीसगढ़ से बाहर चला गया था, दिल्ली और जयपुर वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह रहा, दिल्ली में रहा, आप जानते हैं। तो उस समय ये लग रहा था कि जब नया राज्य बना है तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ये खत्म होगी, होना चाहिए। लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि जब 2010 में जो सबसे बड़ा नक्सली हमला था दंतेवाड़ा का, नहीं, अब तो बढ़ गया है, तो उस समय वो दंतेवाड़ा का हिस्सा मतलब था। और जिस जगरगुंडा की जो बात थी, जिस इलाके में ये हुआ था, मैं 98 में उस इलाके में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की थी चुनाव के समय। उस वक्त भी माहौल हिंसा का था, और वो चूंकि वो घटना हुई थी और नक्सलियों ने चुनाव का बायकॉट किया था, जो वो हर बार करते हैं, उसका इम्पैक्ट अपनी जगह है। पर यह कहने की बात है कि उसके बाद जब राज्य बना तो होना यह चाहिए था कि ये खत्म हो, पर हुआ ये कि धीरे धीरे न केवल उनका इलाका बढ़ता चला गया और वो बस्तर के बहुत बड़े हिस्से में चले गए। फिर 2005 में जो सबसे बड़ी मतलब नए राज्य के बनने के बाद जो सबसे बड़ी चूक है, वो सलवा जुड़ुम जो चलाया गया था। तो सलवा जुड़ुम के कारण वो सबसे बड़ा एक कहना चाहिए सेटबैक है। वो सेटबैक इस सेंस में क्योंकि उस वक्त आपने आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। सरकार उस समय बीजेपी की थी और उसका समर्थन कांग्रेस के एक बड़े नेता महेंद्र कर्मा कर रहे थे। तो कांग्रेस और बीजेपी उस वक्त भी एक पेज पर थे, एक बड़ा नेता जो बस्तर का। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त। उसके कारण ये हुआ कि हजारों लोग को अपने ही गांव से या अपने क्षेत्रों से बाहर जाना पड़ा उनको, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो आज तक उसकी भरपाई पूरी नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग अब भी बाहर हैं,
हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें ये एसपीओ वगैरह जो थे उनको हथियार थमाने की जो बात थी, तो ये भी सवाल आया कि आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर दिया और स्टेट ने उनको हथियार थमा दिए। तो ये इसने एक प्रोसेस को डिरेल किया था, एक जो वहां पे जो अमन और शांति का जो प्रोसेस हो सकता था। दूसरी बात जो है, उसी के आसपास 2005 में जब पीपुल्स वार ग्रुप जो था, कोंडापल्ली सीतारमैया ने जिसकी स्थापना 1982 में की थी, जब नक्सली जो 67 का जो नक्सलबाड़ी का मूवमेंट था और 72 के आते आते खत्म हुआ, फिर नए सिरे से जब शुरू हुआ था, तो 1980 के आसपास पीपुल्स वार जो बनाया था 82 में वो, और दूसरा एमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, ये दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद ये एक नई पार्टी बना ली उन्होंने, सीपीआईएम माओवादी। और एक अच्छा, उस वक्त ये भी हुआ था कि सीज फायर का प्रयोग किया गया था आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू थे चीफ मिनिस्टर। तो वो एक तरह से फेलियर था, क्योंकि उस वक्त जब सीज फायर हुआ था तो नक्सलियों ने उस अवसर का फायदा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। और अभी जब ये सारे ऑपरेशन होने लगे केंद्र के और राज्य के, तो पिछले 1-1.5 दशक में स्थिति ये हुई है कि सिमटते सिमटते ये सारा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पे आकर के सिमट गया है। यहां उनकी ताकत है। तो होना चाहिए था कि जो छत्तीसगढ़ में राज्य बनने का जो, तो इसमें यह है कि सहभागिता यदि आदिवासियों की, वैसे तो वो सीटें रिजर्व हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन कहीं तो गड़बड़ी है जिसकी वजह से इनको एक प्लेटफॉर्म है। और इसमें कारपोरेट की भी भूमिका है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कारपोरेट का पैसा भी नक्सलियों को, चाहे वो उगाही के जरिए क्यों ना जाता हो। तो जो कस्टोडियन है, जो ट्राइबल्स अपने क्षेत्र के, तो उनको आपने क्या किया, मतलब वो कस्टोडियन हो सकते थे, तो उसके बजाय आपने ये कर दिया कि वहां उनकी जो हिस्सेदारी होती माइनिंग पे, तो बड़े कारपोरेट घुसने लगे। कारपोरेट के बाद एक्सटॉर्शन के केसेस आए हैं, बहुत सारे केस हैं, दर्ज हुए हैं, कई मामले सामने आए हैं इसमें कि पैसा नक्सलियों तक गया है। तो एक उगाही का मतलब कि कभी आपने वैचारिक बात की होगी, कभी आप किस तरह की बात कर रहे होंगे जिसमें आप इस डेमोक्रेसी को नहीं मानते। लेकिन बस्तर का ट्राइबल या राजनांदगांव का ट्राइबल या छत्तीसगढ़ का ट्राइबल इन जनरल, वो तो कभी भी डेमोक्रेसी से अपने आप को अलग नहीं माना, बल्कि उस संसदीय प्रक्रिया का उस हिस्सा के तौर पर लगातार वहां वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। ये गौर करने की। मान लीजिए अगर हम मौजूदा सरकार भूपेश बघेल सरकार की ही बात करें, तो पिछले 5 सालों में जितना आदिवासियों के क्षेत्र में काम इन्होंने किया है, या ऐसा सुनने में आता है कि इस संस्कृति को या उनको विकसित करने की दिशा में इन्होंने काफी काम किया है, तो क्या ये जो काम है उसका असर नक्सल मूवमेंट को और कमजोर करने में लाभदायक भी तो साबित हुआ बार ये ना? कहा कि इसको मापने का पैमाना आपको अलग करना पड़ेगा। क्या होता है कि कमजोर तो हुए हैं, मैंने कहा ना कि आपसे कि मेरे यहाँ कई पत्रकारों से बात हुई है, कई लोगों से बात हुई है। मैं जहां हूँ वो जिला ही वही, अभी इससे वो जिला अलग हो गया है जो गढ़चिरौली से सटा हुआ है, मानपुर वाला इलाका। तो मैंने खुद देखा है इलेक्शन कवर करते समय, 2013 के इलेक्शन की बात मैं बता रहा हूँ। मैं आया हुआ था यहाँ इलेक्शन कवर करने, तो मानपुर के बीच चौक पर 2 बड़े पोस्टर लगे हुए थे, और वो पोस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे। जब चुनाव चरम पर था, वो पोस्टर पुलिस की तरफ से लगाए गए थे कि इन नक्सलियों को पकड़ने वाले पर 1 लाख या 2 लाख रुपए का पुरस्कार है नक्सलियों को पकड़ने पर। तो ये पोस्टर वहां लगे हुए थे बीच चौराहे पर। वो स्थिति थी 98 की, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय बायकाट था। अभी एक बड़े नेता, इस सरकार के एक बड़े मंत्री कवासी लखमा का वो पहला चुनाव था, और वो उनसे बात करने की जब मैंने कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। ये जो दोरनापाल से लेकर के बस्तर का से लेकर बीजापुर के बीच का जो 140-160 किलोमीटर का जो पैच है, उसके अंदर जब हम गए थे, तो वहां स्थिति ये थी कि वहां पे कोई चुनाव प्रचार ही नहीं था, बहुत दूर दूर तक नहीं था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज अंदर तक जा रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक रोल है। जो कैंप्स बने हुए हैं, वहां बहुत कैंप हैं, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के, सेंट्रल के और स्टेट के, तो वो ट्राइबल्स के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन या भरोसा जो है वो बढ़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीनों के बाद,
उसमें ये फैक्टर उतना शायद मायने ना रखे। हो सकता है छोटी-मोटी कुछ घटनाएँ हों या फिर जो हमेशा बहिष्कार की कार्रवाइयाँ ये लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, कर पाएँ या ना कर पाएँ, स्टेट मशीनरी और सेंट्रल मशीनरी पे डिपेंड करता है। मुझे लगता नहीं कि इस बार ऐसी स्थिति रहेगी। आपका क्या मैं मानना एक और बात कहना चाहता हूँ, इसमें यह है कि ये भी खबरें आती हैं, मैं इसकी कोई पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पुष्टि कोई करेगा नहीं, लेकिन खबरें ये रहती हैं कि जो जो रिमोट के एरियाज हैं वहां ये लोग जो हैं ये किसी ना किसी कई बार कैंडिडेट्स के का सपोर्ट भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। है? तो ये भी है, ऐसा नहीं है, ये आप उस आइडियोलॉजिकल पोजीशन से अलग हो जाइए जो जी, जी। जिसमें नक्सल आंदोलन जब शुरू हुआ था उन्होंने जो एक पोजीशन ली थी, जिस व्यवस्था की वो बात कर रहे थे, उस व्यवस्था से या उस आइडियोलॉजी से आज आप उस तरह से तुलना नहीं कर सकते। एक तो नंबर 1 ये, दूसरा ये है कि कुछ चीजें हैं अभी लीडरशिप में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी ऐसा है कि वो इतना कमजोर हो गया है सारा मामला, और अभी वो अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कोई ना कोई वारदात कर देते, इसलिए आपको एहतियात बहुत रखना होता है। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में जो फर्स्ट फेज में जो 18 सीटों पर जो सीटें, जो अमूमन यहाँ पे 2 फेज में चुनाव होते हैं, जो नक्सल प्रभावित जो हिस्से हैं, जो बस्तर का और राजनांदगांव का जो हिस्सा है, वहां की 18 सीटों पर एक और बची सीटों पर दूसरे फेज में होता है। तो उस फेज पर 1 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना पड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जहां तक मेरी समझ है कि वो आज भी इस वक्त जो चुनाव होंगे तब भी आपको इतनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके साथ साथ जो दूसरी चीजें करनी है उन आदिवासियों का, जो जो आप हर चुनाव में इस जोखिम के बावजूद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो उनको भी आपको उस तरह सम्मान देना होगा, उनकी उस सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। सिर्फ विधानसभा की सीटें जीतने तक मामला नहीं हो सकता कि आपने उनके लिए, यहां 29 सीटें रिजर्व हैं ट्राइबल, तो 29 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन आपको उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, उस सत्ता में उनको एहसास कराना होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि आप कारपोरेट को भी साथ साथ चलाना चाहें और इधर इनसे, तो ये इसके बीच एक बैलेंस की भी जरूरत है, और निश्चित रूप से इससे कोई रास्ता आगे और निकलेगा। बहुत धन्यवाद सुदीप जी आपका, क्योंकि अभी चुनाव होने में थोड़ा वक्त है और जाहिर सी बात है कि इस समस्या को लेकर अभी अंदरूनी तौर पे जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की हों चाहे वो केंद्र की हों, इसे गंभीरता से ले रही होंगी, और चुनाव आयोग जो कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की व्यवस्था करता है, उसको लेकर के भी जाहिर सी बात है कि एक चिंता हो रही होगी और एक रणनीति बनाई जा रही होगी। आगे आने वाले वक्त में और क्या ऐसी स्थिति बनेगी और क्या तस्वीर उभर करके सामने आएगी, इस बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।